नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या होता है ये? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो वो अपनी दिशा से भटक जाती है अर्थात दिशा चेंज हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। जैसे हम देख लेते हैं डायग्राम के जरिए। तो ये हमारे पास क्या है? एक सतह है, ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ यहां पर तो क्या है? वायु है, और नीचे ये क्या है? कांच है। तो ये कांच हो गया है। अब देखिए, जो वायु होती है, वायु कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और कांच है, कांच के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो जिस माध्यम के कण बिल्कुल दूर दूर रहेंगे उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो यहां पर वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो ये है विरल माध्यम। और जिस माध्यम के कण पास पास होंगे दूसरे माध्यम की अपेक्षा उसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोला जाता है। तो देखिए, कांच के कण वायु की तुलना में क्या होते हैं? कण पास पास होते हैं। तो इसको बोलते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम बोला जाता है। ठीक है, अब क्या करें? प्रकाश किरण को लाए हम यहां पर। तो इस प्रकार से क्या रही है? एक प्रकाश किरण आ रही है। तो ये प्रकाश किरण आई, तो ये किरण आ रही है। अब यहां पर हम क्या खींचे? एक अभिलंब खींचे। तो अभिलंब खींच देता हूं मैं। तो यहां पर मैं अभिलंब खींचता हूं। ये लीजिए, ये मैंने क्या खींच दिया है? अभिलंब खींच दिया है। ठीक है, अब सुनिए। अब ये जो किरण है, ये जो किरण आ रही ये वाली, ये जाएगी कैसे? ऐसे जानी चाहिए, जानी चाहिए ऐसी। लेकिन क्या, ये जो है, जब कोई किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब ये है तो इस तरफ मुड़ेगी ये। तो कैसे आएगी ये किरण? ये किरण ऐसे आएगी। सॉरी, कलर दूसरा लेते हैं, कलर दूसरा लेते हैं, सेम टू सेम। तो ये किरण ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये किरण क्या आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है ऐसे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये हम इनका नाम दर्शा देते हैं। तो ये किरण तो क्या है? आपतित किरण है।
आपतित किरण। और ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल बोला जाता है, अभिलंब। और ये जो किरण आ रही नीचे की तरफ, ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, यहां पर जो आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ यहां पर जो एंगल बना रही है, यहां पर क्या बना रही है, एंगल बना रही है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, कोण बोलते हैं, जिसको कोण आई से दर्शाते हैं। और जो आपकी अपवर्तित किरण जो है, ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, जिसको कोण आर से दर्शाते हैं। ये तो हो गया आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो किस तरफ घूमती है, किस तरफ मुड़ती है, अभिलंब की तरफ घूमती है। और जब किरण जो है ये सघन माध्यम से विरल में जाएगी, तो किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो मैं ये और लिख देता हूं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब 2 पॉइंट वो हमें लिखने हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं वो दोनों पॉइंट। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, करती है, तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, या फिर अभिलंब के पास आती है। ध्यान में रखना ये वाली बात। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर, दूर, अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास अपवर्तन के बारे में। अब हम देख लेते हैं क्या, अपवर्तन के उदाहरण के बारे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या आपकी एनसीईआरटी बुक में, और यहां से हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपकी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट नई स्लाइड लेता हूं मैं। तो यहां पर हमारे पास आता है क्या, अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला एग्जाम्पल सुनिए, अपवर्तन के कारण जो पानी से भरा हुआ टैंक जो होता है, या फिर कोई पोखर होता है, तो उसका जो तल होता है वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर लिखता हूं, पानी से भरी, पानी से भरी, पानी से भरी टंकी, या पोखर अथवा तालाब,
का तल ऊपर उठा हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सुनिए। आपने देखा होगा कि हम, मान लीजिए कोई कागज है ना, और उस पर अक्षर लिखे हुए हैं और उस पर मोटी कांच की हम क्या रख दें, मोटा कांच रख दें, जिसको बोलते हैं कांच का स्लेब, उस पर रख दें, और फिर उस कांच के ऊपर से उन अक्षरों को देखें, तो जो अक्षर हैं वो उभरे हुए दिखाई देंगे। अक्षर क्या होंगे, उठे हुए या उभरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो दूसरा है कांच के स्लेब के ऊपर, यानी ऐसे मान लीजिए कोई किताब रहे, है ना, और उस पर वो प्रिंट की हुई हो, अक्षर हो, और उस पर मोटा क्या रख दे, कांच रख दे, उसको बोलते हैं कांच का स्लेब। जब उस कांच के स्लेब से ऊपर से देखते हैं तो जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, उठे हुए या उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से देखने पर अक्षर उभरे हुए प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, आगे अभी और एग्जाम्पल है ना। तीसरा एग्जाम्पल सुनिए। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, पानी है ना, कोई पानी का टप भरा हुआ है, टप जो है वो पानी से अच्छे से भरा हुआ है, और उसमें हम क्या रख दें, पेंसिल रख दें। फिर हम ऊपर से बाहर से उस पेंसिल को देखते हैं तो जो पेंसिल है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहां पर लिख देता हूं, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, मुड़ी हुई या टेढ़ी हुई दिखाई देना, दिखाई देना। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल सुनिए। आपके अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी से भरा हुआ है क्या, पानी से कोई टप भरा हुआ है और उसमें हम क्या रख दें, सिक्के रख दें, और फिर उन सिक्कों को देखें बाहर से, तो जो सिक्के होते हैं ये उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो पानी में रखे सिक्कों का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, पानी में रखे सिक्कों का, सिक्कों का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, प्रतीत होना। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल सुनिए। पांचवा एग्जाम्पल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी बुक में देखिए ऐसे ये एग्जाम्पल हैं, यही कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल सुनिए। पानी से भरे हुए किसी कांच में बर्तन में रखे नींबू को जब पार्श्व में साइड से देखते हैं तो वो अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, आपको ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पानी से भरे किसी, पानी से भरे किसी, क्या भरा होना चाहिए, कांच का गिलास होना चाहिए, कांच का बर्तन होना चाहिए, कांच के बर्तन में रखे नींबू को पार्श्व में, पार्श्व मतलब साइड से देखने पर, पार्श्व का मतलब होता है साइड, पार्श्व से देखने पर देखेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा प्रतीत होगा।
जिसका साइज मान लीजिए जो साइज है उसका उससे बड़ा प्रतीत होगा, तो अपने वास्तविक साइज से क्या होता है, बड़े प्रतीत होते हैं। अपने वास्तविक साइज से, साइज को बोलते हैं आकार, साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, ये आपकी बुक में ऐसा का ऐसा दे रखा है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो देगा कि ये किसके कारण होता है, निम्न में से ये किसके कारण घटना होती है, फिर वो ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम अब देख लेते हैं क्या, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन में अभी अभी हमने पढ़ा था, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के जरिए क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये सरफेस है। अब क्या करें, कोई रे आई, कोई रे इस प्रकार से आ रही है, ये रे आई। अब इसका ये पथ होना चाहिए था, ये इस प्रकार से क्या होना चाहिए, पथ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक क्या कह दूं, अब विलंब भी कह देता हूं, तो इस प्रकार से ये अविलंब है। तो ये जो रे है ये जाएगी कैसे, ये जो रे है ये इस साइड से जाएगी, ऐसे जाएगी। लेकिन इस माध्यम कैसा होना चाहिए इस स्थिति में, ऊपर वाला माध्यम तो क्या होना चाहिए, विरल माध्यम होना चाहिए, विरल माध्यम। और नीचे वाला माध्यम क्या कैसा होना चाहिए, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये तो क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। और ये कोण क्या है, आपतन कोण है, जिसको कोण आई से दर्शाते हैं। और ये क्या है, ये है अपवर्तन कोण, क्या है, जिसको कोण आर से दर्शाते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, यहां पर जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, और दोनों दोनों माध्यम को अलग करने वाले जो पृथक करने वाला जो पृष्ठ होता है, जिस पर क्या होता है, ये आपतन बिंदु होता है, ये वाला बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस पर क्या होता है, अभिलंब होता है। ये क्या होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये है। तो एक बार मैं इस नियम को लिख देता हूं। तो पहला नियम तो है, आपतित किरण, आपतित किरण, इसके अलावा अपवर्तित किरण, तथा अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो हमारे पास ये हो गया है। अब दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम है, ये क्या होगा, यहां पर देखिए कोण आई है और कोण आर है, तो किसी भी प्रकाश के लिए, कोई प्रकाश है उसके लिए निश्चित रंग होता है, प्रकाश का एक निश्चित रंग होगा उसके लिए, और किसी भी माध्यम के युग्म के लिए जो आपतन कोण है, ये वाला कोण है,
और ये वाला कोण जो है, इनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, निश्चित होता है। तो अगला नियम लिखता हूं मैं, ठीक है। मतलब कोई प्रकाश किरण है, उसका सेम कलर होना चाहिए, और जो माध्यम हो, माध्यम यहां पर क्या है? दो है, तो इसको क्या बोलते हैं? माध्यम युग्म बोला जाता है। तो निश्चित माध्यम युग्म को लिए जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है, इसको बोलते हैं आपतन कोण कीजिया, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण कीजिया। इनका अनुपात स्थिर होता है। तो अगला नियम हमारे पास है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, या फिर और क्या बोलते हैं? तथा निश्चित माध्यम युग्म को, माध्यम युग्म के लिए, माध्यम युग्म के लिए जो आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या, तो क्या बोलते हैं? साइन आई बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, जिसको क्या बोलते हैं? साइन आर बोलते हैं। तो इन दोनों का जो अनुपात है, इनका क्या होगा? अनुपात का अनुपात, इनका अनुपात होगा तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। वो क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका दूसरा नियम। अब इसमें हम क्या समझे? और इस नियम को, ये जो दूसरा नियम है, इसी नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम बोलते हैं। तो इस नियम को, नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। अब इस नियम को लिखे कैसे? तो अनुपात में कैसे लिखते हैं? तो साइन आई बटे साइन आर, और इसके बराबर में हमें क्या होगा? कांस्टेंट, अर्थात ये क्या होगा? स्थिर होगा। तो ये है आपका क्या? अपवर्तन का सेकंड लॉ, जिसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है क्या? आपका दूसरा नियम, किसका? अपवर्तन का। तो अपवर्तन में हमने पढ़ा था कि कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने किसे पथ से विचलित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको ही हम बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, ठीक है। और आपको ध्यान रखना कि अपवर्तन में वेग व दिशा बदलती है। तो ये मैं नोट लगा करके लिख देता हूं। प्रकाश के अपवर्तन में वेग और दिशा बदलती है। ठीक है। जो प्रकाश किरण है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसके वेग में क्या आएगा? चेंजमेंट आएगा। और जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशियां चेंज होती हैं। तो कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपका कौन सा? वेग चेंज होता है, और दूसरा दिशा अर्थात डायरेक्शन चेंज होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये होता है अपवर्तन के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अपवर्तनांक। तो नेक्स्ट हमारे पास है अपवर्तनांक, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है।
तो अपवर्तनांक है, ये क्या होता है? तो देखिए अपवर्तनांक जो होता है, जब दो माध्यम रहे, क्या रहे? दो माध्यम, उसको बोलते हैं माध्यम युग्म बोला जाता है। तो दो माध्यम को लिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने डायरेक्शन कितना विचलित हुई, कितना दिशा में परिवर्तन आया, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। अर्थात किसी भी प्रकाश किरण को उसके दिशा से विचलित होने की कितनी क्षमता है, कितना विचलित हुई, उसको ही बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं किन्हीं दिए यानी दो माध्यम होते हैं ना, दो माध्यम होंगे तभी हम क्या निकाल सकते हैं? अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। एक माध्यम के लिए अपवर्तनांक नहीं निकाल सकते हैं। तो किन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए, माध्यम युग्म के लिए, किन्हीं दिए हुए माध्यम युग्म के लिए होने वाले जो दिशा है, किसकी? प्रकाश किरण की दिशा, दिशा परिवर्तन के विस्तार को, दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में जाता है, को अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपवर्तनांक की डेफिनेशन के बारे में। अब जो अपवर्तनांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तनांक जो होता है ये पर दोनों माध्यम जो होते हैं, दोनों माध्यम जो होते हैं वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। आपको सीधी बात यह ध्यान में रखनी है कि अपवर्तनांक जो होता है ये प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो यहां पर लिखता हूं दो माध्यम युग्म के लिए, अरे युग्म को जोड़ा भी बोलते हैं ना, पेयर बोलते हैं जिसको हम ना। तो दो माध्यम युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान, जो अपवर्तनांक का मान है ये दोनों माध्यमों में जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल कैसी है उस पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जो होता है ये माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। कैसे, आइए बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास में मान लेता हूं कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल मैं मान लेता हूं माध्यम फर्स्ट में, माध्यम एक में वो तो क्या है? V1 है। और प्रकाश की चाल ही मैं मान लेता हूं माध्यम दूसरा मान लेता हूं, माध्यम दो में क्या मान लेता हूं? V2 मान लेता हूं। क्या मान लूं? V2। अब देखिए जो प्रकाश है वो मान लीजिए V1 से V2 में क्या किया? प्रवेश किया। तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? और देखिए अपवर्तनांक को यह भी ध्यान रखना है स्मॉल n से दर्शाया जाता है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? तो n दर्शा दिया है, तो माध्यम दो, दो का अपवर्तनांक है, यहां पे लिखेंगे माध्यम दो का, तो दो लिखूं, माध्यम दो का फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक तो एक लिखूंगा। जिसका अपवर्तनांक बताना होता है उसको पहले लिखेंगे, और किसके सापेक्ष मतलब किससे तुलना कर रहे हैं तो उसको बाद में लिखेंगे। तो ये लिख दिया है फर्स्ट। अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल है, क्योंकि माध्यम एक से वो दो में आ रहा है ना प्रकाश। और अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए जो V1 से V2 में जाएगा तो V1 उसको कितना मोड़ रहा है, जो सेकंड माध्यम है वो कितना मोड़ रहा है उस प्रकाश किरण को, वही क्या होता है? अपवर्तनांक।
तो इसको दर्शाएंगे माध्यम प्रथम में, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो फिर इसको बराबर में क्या लिख सकता हूं, माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या थी, v1, तो v1, और माध्यम दो में v2। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, और बराबर क्या लिख सकते हैं, माध्यम एक में तो प्रकाश की चाल हमने v1 मानी थी, और माध्यम दो दो की हमने क्या मानी थी, v2। अगर हमें बताना पड़े माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, ये सुनिए, ऐसे लिख दूं, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक का दो के सापेक्ष, माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या लिखूं, तो इसको लिखूंगा माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक का मान दे रखा है हमें, वो हमें याद करना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो कुछ माध्यमों के लिए अपवर्तनांक हमें देख लेते हैं। तो नया पेज लेता हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद करना है वायु। वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 1.003 होता है। तो इसका होता है 1.0003, ये होता है किसका, वायु का, अर्थात एयर का होता है। अच्छा, बर्फ का कितना होता है, तो बर्फ का जो होता है, बर्फ का अपवर्तनांक ये होता है, ध्यान रखना है, 1.31 होता है, 1.31 होता है। ठीक है, तो वायु का हो गया है, बर्फ का हो गया है। आगे जल का कितना होता है, तो जल का आपका होता है 1.33 होता है अपवर्तनांक। इसके आगे आपको ध्यान रखना है एल्कोहल। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। एल्कोहल हो गया, इसके बाद में आपको ध्यान रखना केरोसिन का। केरोसिन का होता है एक पॉइंट कुछ एक, हाँ, 1.44 होता है। तो ये होगा केरोसिन का। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है संगलित क्वार्ट्ज। संगलित क्वार्ट्ज, ये एनसीईआरटी बुक में है आपका, ऐसा का ऐसा दे रखा है, और ये आता है क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहीं से, है ना। इसका होता है 1.46 होता है। तो ये हो गया इसका 1.46 हो गया। आगे सुनिए, आगे फिर आपकी एनसीईआरटी बुक दे रखा है तारपिन का तेल। तारपिन का तेल, तारपिन का जो तेल होता है इसका होता है 1.47 होता है। तो तारपिन का तेल, तारपिन के तेल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.47 होता है। और बेंजीन का ध्यान रखना है, बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, इसका होता है आपका 1.50 होता है, क्या अपवर्तनांक होता है। फिर आपको ध्यान रखना है क्राउन काच। क्राउन काच, क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.52। तो इसका होता है 1.52 होता है। ठीक है, आगे सुनिए, आगे हमारे पास होता है कन्नाडा बालसम। कन्नाडा बालसम, कन्नाडा जो बालसम होता है इसका होता है 1.53 होता है।
1.53 होता है। तो कन्नड़ा बालसम हो गया। इसके बाद में आता है खनिज नमक है, या फिर नमक भी बोल सकते हैं इसको। तो खनिज नमक है, खनिज नमक का कितना होता है? तो खनिज नमक का होता है 1.54 होता है। तो इसका होता है 1.54 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। तो CO2 का कितना होता है? CO2 का अपठनांक होता है 1.63 होता है। तो इसका होता है 1.63 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है संघन फ्लिंट कांच बोलते हैं, सघन फ्लिंट कांच। सघन फ्लिंट कांच का कितना होता है? तो सघन फ्लिंट कांच जो होता है इसका होता है 1.65। इसका होता है 1.65 होता है। ठीक है। अगला हमारे पास आता है रूबी। रूबी का दूसरा नाम है मणिक्य। तो रूबी का जो होता है अपवर्तनांक वो होता है 1.71 होता है। तो इसका होता है 1.71 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? नीलम। नीलम, नीलम का होता है 1.77 होता है। और लास्ट हमारे पास है क्या? लास्ट एक है शायद हीरा। हाँ, हीरा, डायमंड जिसको बोला जाता है, हीरा। तो जो हीरा है इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है। एक तो यह बात ध्यान रखना है, हीरा वाला, इसको याद ही करना आपको ऐसा कैसा। हीरा का अपवर्तनांक होता है सर्वाधिक होता है 2.42 होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? ध्यान रखना है, वायु का होता है, एयर का होता है, और वो कितना होता है? 1.003 होता है। ठीक है। ये दो तो आपको याद करने ही, बाय का याद करो ना करो, लेकिन हीरा और वायु अर्थात एयर और डायमंड का अपवर्तनांक आपको याद होना जरूरी है। तो आज हमने पढ़ लिया है अपवर्तनांक के बारे में। आगे इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज आप इतना देखिए, छोटे छोटे प्रयास ही आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, इसको आराम से लिखना है, नोट्स बनाने हैं, और साथ में इसको याद भी करना है। ठीक है। छोटे छोटे स्टेप ही लाइफ में बड़ी सफलता बनते आगे चल करके। ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों को जरूर से शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।